नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं और यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसमें हम प्रोवाइड कराएंगे आपको डेली लेक्चर और डेली ऐसे लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको दोबारा किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझेंगे। बस अगर लास्ट तक आप ध्यानपूर्वक समझते हैं तो देखिए, ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखते हैं, तभी समझ में आएगा। और इसके साथ में आपको इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में मॉक टेस्ट भी आपका डेली डेली नहीं, मंथली का कराता रहूंगा, जो एमसीक्यू का रहेगा। मॉक टेस्ट एमसीक्यू के इसलिए आपको देने हैं ताकि आप पता कर सके कि जो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, जो नियम पढ़ रहा हूँ, न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ, उसके अलावा मेरे एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इससे आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं और ये सब कुछ आपको मैं जो कराने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। तो आज हम शुरुआत करेंगे और आज से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की होने वाली है और किस तरीके से होने वाली है। आज हम बात करेंगे जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 12th केमिस्ट्री का, वो है विलेन। अब विलेन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि विलेन क्या है। विलेन की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक आपको समझना है कि विलेन है क्या। तो अगर विलेन की बात करें, विलेन आपने सबने पिया होगा। कोई कैसा भी विलेन पीता है, जैसे कोई दारू में पानी मिलाकर पीता है, कोई पानी में दारू मिलाकर पीता है, कोई शरबत पीता है। तो ये जो मैं अभी बताया हूँ, दारू में पानी मिलाना, पानी में दारू मिलाना, तो ये एक प्रकार का विलेन ही है। शरबत जो आप पीते हैं वो भी क्या है, एक विलेन ही है। विलेन कई तरीके के होते हैं, सब कुछ हम समझेंगे। तो पहले विलेन को समझते हैं। तो विलेन क्या है, जैसे हमने लिया एक ये कंटेनर, इसमें भर दिया हमने पानी। इसमें मान के चलो हमने क्या भर दिया, इसमें यहाँ पर हमने पानी भर दिया। अभी इसमें क्या है, पानी है। अब इसमें हम थोड़ी सी क्या डाल रहे हैं, चीनी डाल देंगे। थोड़ी सी क्या डाल देंगे, चीनी। अब ये हमने थोड़ी चीनी इसमें डाल दी। पहले पानी था भरा हुआ, अब हमने चीनी डाल दी। तो ये जो पानी था इसमें हमने चीनी डाल दिया। पानी में जब चीनी डाले और इसको घोल दिया अच्छे से, तो जो चीनी के कण हैं वो पानी में बिल्कुल ऐसे घुल जाएंगे कि दिखेंगे ही नहीं। पानी में जो चीनी के कण हैं वो ऐसे घुलेंगे कि दोबारा दिखेंगे ही नहीं। तो ये एक बन जाएगा विलेयन। क्या बन जाएगा, ये एक विलेयन बन जाएगा। अब विलेयन ये कैसा होगा, ये सामांगी विलेयन होगा। अगर आप 10वीं या 9वीं 10वीं में आपने पढ़ा होगा सामांगी और विषमांगी विलेयन। सामांगी विलेयन क्या होता है, ऐसा विलेयन जिसमें दो पदार्थ आपस में मिले और उनके गुण क्या हो जाए, समान हो जाए और स्वाद भी एक जैसा ही उनका हो जाए, तो वही होगा समांगी विलेयन। यानी ये पूरा विलेयन का गुण जो हो गया, यानी हमने पानी में जो चीनी डाला है और घोल दिया अच्छे से, तो इस पूरे जो शरबत जो बना, इस पूरे शरबत का स्वाद एक जैसा ही रहेगा। आप शुरुआत में पिए तब भी एक जैसा, थोड़ा सा पहले का पी लिए ऊपर का तब भी वैसा ही रहेगा, लास्ट का आप पियेंगे तब भी वैसा ही रहेगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीनी को घोल दिया। तो ये हो गया विलेन। अब समझते हैं विलेन। तो हमने बात कर ली कि विलेन है क्या। तो विलेन आप ऐसे समझ सकते हैं, विलेन कुछ नहीं, बस जो हम शरबत पीते हैं वही को, उसी को थोड़ा अलग तरीके से यहाँ बता दिया कि ये विलेन है। अब विलेन के होते हैं कुछ घटक। घटक को समझना ध्यानपूर्वक जरूरी है, क्योंकि घटक से हम, जब तक हम घटक नहीं समझेंगे तब तक हमें इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम घटक की बात करें, घटक होता है एक विलायक। इसमें क्या चाहिए, एक विलायक। विलायक क्या है, इसको भी अभी हम समझ लेंगे। और एक हमें चाहिए विलय, यानी घटक हमें चाहिए दो। क्या चाहिए, घटक कितने चाहिए, दो। अभी विलेन के बारे में हमने समझ लिया कि विलेन है क्या। लिखना कैसे है, सब कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अभी आप बस समझते हुए चलिए, आपको लिखने का प्रयास नहीं करना। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, A4 साइज की पीडीएफ में। डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सब कुछ पीडीएफ के जरिए आपको मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अभी आप क्या करिए, समझिए। जो मैं कहूँगा उसको आपको नोट डाउन करते चलना है, या आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब जैसे हमने कहा विलायक, तो अभी जो हमने एक शरबत बनाया था, जैसे हम फिर से बना लेते हैं शरबत। शरबत के लिए पहले कंटेनर ले लेते हैं। अब की बार बड़ा कंटेनर है, इसमें हमने पानी भरा था। ये क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है पानी। और हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, मान के चलो हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया। चीनी डाली, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया। शरबत बनाना है भाई, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। नमक में काला नमक भी डाल सकते हैं और आयोडीन नमक भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो विलायक अब क्या है और विलय क्या है, हमने डाला तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें कैसे हम पता करें कि विलायक क्या है और विलय क्या है। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना है।
विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। विलायक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब विलायक की मात्रा ज्यादा कैसे होगी? इसमें आप पता कर सकते हैं कि किसकी मात्रा ज्यादा है। जाहिर सी बात है, आप सभी को पता होगा कि पानी की मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो पानी ही यहाँ पर क्या है? विलायक है। और ये याद रखना है, पानी कम भी होगा तब भी ये विलायक ही रहेगा, यानी पानी हमेशा विलायक रहता है, ये याद रखना है। नोट पॉइंट क्या है? पानी हमेशा विलायक रहता है। तो ये जो पानी है यही क्या है? विलायक है। और ये जो हमने सब चीजें घोल दी हैं, नींबू घोला है, चीनी घोला है, नमक घोला है इसमें पानी में, ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलय। यानी जिसे घोलते हैं वो विलय होता है। हमने घोला किसे है? नींबू को, चीनी को, नमक को, तो ये क्या हो गया? विलय। और जिसमें घोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? विलायक। समझ में आ रहा होगा कि अभी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि विलायक क्या है और विलय क्या है। विलय वो होता है जिसे घोलते हैं, और विलायक वो होता है जिसमें घोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया? विलायक। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि विलय हमेशा, जो विलायक होता है वो हमेशा एक ही रहेगा। यानी आपने कोई विलेन लिया, विलेन यानी शरबत मान लेते हैं, शरबत लिया, शरबत में विलायक जो होगा वो हमेशा एक ही रहेगा, यानी पानी ही हमेशा विलायक रहेगा। और विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, नींबू भी डाल दी, आप और कुछ भी डाल सकते हैं। तो विलय जो होंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, और इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। मात्रा कैसी होगी इनकी? मात्रा इनकी कम होगी। मात्रा इनकी कैसी होगी? कम होगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि विलय क्या होगा और विलायक क्या होगा। क्योंकि ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ लीजिए इस चैप्टर का भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आगे भी आसान भाषा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हमने देखा कि विलयन क्या है। विलयन दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, जिसमें गुण सभी क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। यानी पूरे विलयन के या शरबत के गुण समान हो गए, वही क्या हो गया? विलयन हो गया। अब विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन क्या है? इसमें विलयन के घटक क्या हैं? विलायक है और विलय है। विलायक क्या है? जो कम मात्रा में ज्यादा होगा। विलायक क्या है? जो ज्यादा मात्रा में होगा। और विलय क्या है? जो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय होगा। और विलायक में याद रखना, पानी जो होता है वो हमेशा विलायक ही होता है, चाहे पानी की मात्रा कम क्यों ना हो। विलायक से, विलायक के मुकाबले पानी की मात्रा अगर कम भी है, लेकिन पानी वहां पर हमेशा विलायक ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब हमने ये भी देखा कि विलायक हमेशा एक ही रहेगा। विलायक हमेशा कितना होगा? एक ही रहेगा। लेकिन विलय एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या है और इसके घटक क्या हैं। देखिए, जो पूछा जाता है मैं खुद बता दूंगा कि इन्हें आपको बारीकी से तैयार करना है। अभी ये ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं समझेंगे तो चैप्टर नहीं समझ में आएगा, इसलिए हमें ये समझना जरूरी है। अब हम समझते हैं कि विलेन तो हमने देख लिया, विलेन क्या है भाई? शरबत विलेन है। इसके घटक क्या है? इसमें विलायक होता है और विलय होता है, ये समझ लिया। अब इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि जो विलेन हमने देखा और उसके प्रकार कितने हैं। प्रकार की अगर बात करें तो प्रकार 4 तरीके के हैं। ये आपको अगर चार्ट जैसे मैं बना रहा हूँ, अगर आप किताब में बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और समझने में भी थोड़ा सा आसानी होगी। तो अब इसके जो प्रकार हैं उसकी बात करें तो पहला हो जाएगा विलायक। ध्यानपूर्वक समझते चलना है जो मैं लिख रहा हूँ, ऐसा कोशिश नहीं करना है कि मास्टर जी जो हैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता दें और हम जल्दी ही कल ही एग्जाम दे दें और पास हो जाएं। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। अभी आप अच्छे से बस समझिए, क्योंकि एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना है तो समझना भी अच्छे तरीके से पड़ेगा। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला इसका प्रकार हो जाएगा। इसके आधार पर हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला तरीका ये हो गया कि हम पढ़ने किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? तो एक पढ़ने वाले हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, विलेन के प्रकार किसके आधार पर पढ़ेंगे? दो विलेनों की सांद्रता के आधार पर। दो विलेनों की सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, दो विलेनों की सांद्रता के आधार पर। तो एक तरीके से हम इसमें भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे सब कुछ अभी समझेंगे। और तीसरा जो हम तरीका पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? विलायक के आधार पर, विलायक के आधार पर ये पढ़ेंगे। इसके आधार पर भी हम विलेन को पढ़ेंगे कि विलेन किस तरीके का होता है। फिर हम पढ़ेंगे विलय के आधार पर। अब विलय और विलायक आपको पता ही होगा क्या होगा, कि विलय क्या है, विलायक क्या है। तो विलय के आधार पर हम पढ़ेंगे विलेन के प्रकार।
देखिए मैं लिख रहा हूँ, अगर कहीं से त्रुटि हो रही है तो मेरा बोलने का थोड़ा ध्यान रखना कि मैं बोल क्या रहा हूँ। हो सकता है कोई पाई मात्रा में त्रुटि हो जाए, क्योंकि मैं बोलने के साथ समझाने का भी प्रयास कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। तो विलयन के हम प्रकार 4 तरीके से हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे 2 विलयनों की सांद्रता के आधार पर, तीसरा हम पढ़ेंगे विलायक के आधार पर, और फिर विलय के आधार पर। विलायक क्या होता है? जिसमें हम घोलते हैं, यानी किसी चीज़ को हम किसी चीज़ में घोल दिए, तो जिसमें हम घोले, जैसे पानी में घोल दिए चीज़ और चाय में घोल दिए, तो चाय क्या हो जाएगा? चाय हो जाएगा विलायक, अगर कुछ घोल रहे हैं उसमें। अगर पानी में कुछ घोल रहे हैं तो पानी विलायक हो जा रहा है। जिसमें घोलेंगे उसके आधार पर हम पढ़ेंगे, और जिसे घोलेंगे उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम कौन-कौन से प्रकार इसके पढ़ेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम 3 इसके प्रकार पढ़ेंगे। एक होगा ठोस विलयन, एक ठोस विलयन, 3 विलयन। 3 तरीके के हम पढ़ने वाले हैं। ठोस विलयन, दूसरा हो जाएगा द्रव विलयन, द्रव विलयन, और तीसरा हो जाएगा इसमें, तीसरा हो जाएगा गैस विलयन। तो ये सब हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे इसके आधार पर? 3 तरीके के। आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये इसमें है और ये इसमें है। आगे हम समझेंगे इनको, लेकिन अभी आप चार्ट बना सकते हैं। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस पढ़ेंगे, ठोस, द्रव, गैस, तीनों तरीके के विलयन पढ़ेंगे। और फिर 2 विलयनों की सांद्रता के आधार पर हम पढ़ेंगे कि विलयन किस तरीके के होते हैं। तो अगर इसमें भी हम बात करें तो इसमें भी 3 तरीके के हम पढ़ेंगे। एक होगा समपरासारी, समपरासारी विलयन, समपरासारी विलयन। तो एक हम ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे अतिपरासारी। क्या है, परिभाषा क्या है, सब कुछ हम समझेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि मैं कह क्या रहा हूँ और बता क्या रहा हूँ, वो समझिए। समपरा, एक मिनट, समपरासारी और अतिपरासारी विलयन। तो एक हम ये पढ़ेंगे समपरासारी और एक अतिपरासारी। तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे अल्प परासारी, अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। ये पढ़ने वाले हैं कि अतिपरासारी, देखो समपरासारी, अतिपरासारी और अल्प परासारी विलयन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं विलायक के आधार पर और विलय के आधार पर कितने प्रकार के हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो विलायक के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे सांद्र विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन। विलायक के आधार पर सांद्र विलयन, और एक हो जाएगा तन विलयन, तन विलयन, सांद्र विलयन और तन विलयन। और विलय की अगर बात करें, विलय के आधार पर कौन कौन से पढ़ने हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है। संतृप्त पढ़ेंगे, असंतृप्त पढ़ेंगे और अति संतृप्त पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर कितने, इसके आधार पर हम 3 तरीके के, एक संतृप्त, संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त, असंतृप्त विलयन। आप ऐसे ही चार्ट बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और फिर एक हम जो पढ़ेंगे तीसरा, वो हो जाएगा अतिसंतृप्त, अतिसंतृप्त विलयन। तो विलयन को हम कई तरीके से पढ़ने वाले हैं और सबको हम पढ़ेंगे, 2-2, 3-3 लाइनों में पढ़ लेंगे, ताकि देखिए जो पूछा जाता है उस पर ज़्यादा जोर देंगे, और जो हमारे लिए ज़रूरी है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि चैप्टर का जितना जो कुछ है सब कुछ अब जब तक नहीं पढ़ेंगे, जो जो हमारे लिए ज़रूरी है, तब तक हमें चैप्टर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। एग्जामिनर को हम नहीं जानते कि क्या वो पूछ सकता है, क्या वो क्वेश्चन बना देता है। हमें अपने हिसाब से पढ़ना है और संपूर्ण पढ़ के जाना है, ताकि कुछ भी पूछ ले, भाई हमने पढ़ा है तो हम लिख देंगे, नहीं पढ़ा है तो हम कहाँ से लिखेंगे। मान के तो हम छोड़ देते कि अब ये विलेन हम विलेन पढ़ते ही नहीं, क्या है, क्योंकि पूछा तो जाता ही नहीं। अगर पूछ लिया फिर तो पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से लिखेंगे। अब तो पढ़ लिया है, पूछ भी लेगा तो सही है, नहीं पूछेगा
तो सही है कि हम तो पढ़ ही रखे हैं, पूछेगा तो सही है, नहीं पूछेगा तो भी सही है भाई, क्या दिक्कत, हमने जब पढ़ ही लिया। तो विलेन के हम प्रकार किस तरीके से पढ़ेंगे? विलेन के प्रकार हम पढ़ेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, 3 तरीके के, ठोस विलेन, द्रव विलेन और गैस विलेन। और फिर हम पढ़ेंगे 2 विलेनों की सांद्रता के आधार पर। अब ये सांद्रता क्या है ये भी आगे हम समझ लेंगे, अभी बस ये समझते चलिए कि हम पढ़ने किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं। ये सांद्रता क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। तो सांद्रता के आधार पर अगर देखें 2 विलेनों की सांद्रता के आधार पर समपरासारी पढ़ेंगे। समपरासारी विलेन क्या होता है? अतिपरासारी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में अल्प परासारी पढ़ने वाले हैं। विलायक के आधार पर अगर देखें तो सांद्र विलेन पढ़ना पड़ेगा, तनु विलेन क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा। और फिर विलय की मात्रा के आधार पर अगर देखें, इनकी मात्राएं हैं विलायक की मात्रा के आधार पर, ठीक है। या ऐसे भी इस विलायक के आधार पर या विलय के आधार पर देखें तो संतृप्त विलयन हो जाएगा विलय के आधार पर, और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त। तो ये आप इसका चार्ट एक बना लीजिए ताकि मैं आगे जो समझाने वाला हूँ वो समझा सकूँ। चार्ट देखिए पीडीएफ में बनाना पॉसिबल नहीं, मैं इतना एडिटर हूँ नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव तरीके की पीडीएफ प्रोवाइड करा। जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है वो उतना मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आगे भविष्य में होता है तो आपको अच्छी खासी पीडीएफ मिलेंगी, लेकिन अभी आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसके जरिए से नोट डाउन करने का ही प्रयास करना है। ये नहीं कि पीडीएफ ही प्रिंट आउट करा लिए, आपको उसे नोट डाउन करना है। यहाँ थोड़ा मैं समझा दूंगा अच्छे से, वैसे दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप जब पीडीएफ से लिखेंगे तब एक बार खुद पढ़ेंगे तब और आपका तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ से नोट डाउन करने का प्रयास करना है, ना कि प्रिंट आउट करने का। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात को लिख लेना, या तो अभी लिख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेना आसान है, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे, नहीं लिया है तो बैक करके आप फिर से ले सकते हैं। अब हम समझते हैं एक एक करके सभी विलेन के जो प्रकार हैं उनके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसे ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। इसलिए ये देखिए एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस एग्जाम के लिहाज से अगर देखें इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको उसी हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से जितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन समझ में आपको सब आना चाहिए, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनमें कुछ भी आपका नहीं छूटना चाहिए। तो ठोस विलयन की अगर हम बात करें, ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन ऐसा विलयन आप मान लीजिए जिसमें विलायक जो है यानी जिसमें घोला जा रहा है वो ठोस होना चाहिए। जैसे हम मान के चलो हमने एक कंटेनर लिया, अब कंटेनर में हमने मान के चलो कुछ डाल दिया ठोस, जैसे मान के चलो हमने सोना डाल दिया। अब ये सोना क्या है? विलायक है। सोना क्या है? विलायक है। अब इस सोने को हम पिघला भी सकते हैं, पिघलाकर इसमें हमने मान के चलो कुछ और डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं हम। तो वो मान के चलो कोई विलय हमने डाल दिया, इसमें कुछ भी डाल दिया। तो अभी ये जो विलायक था यानी बहुत अधिक मात्रा में जो सोना था उसमें हम कुछ डालें, यानी इसको अशुद्ध बनाने के कुछ भी बनाने के लिए हमने डाल दिया। तो ये जो ठोस था, ठोस ही विलायक था, जिसमें भी ठोस विलायक होगा वही उसी को हम बोल देंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या है? जिसमें विलायक क्या होना चाहिए? ठोस होना चाहिए, ठोस अवस्था वाला विलायक होना चाहिए, तो उसी को हम बोलेंगे ठोस विलयन। तो इसमें विलायक क्या होता है? जब भी आपको लिखने के लिए आ जाए तो ऐसे ही आप लिखेंगे, इसमें विलायक ठोस होता है। विलायक क्या होता है? ठोस होता है। अब जैसे हमने विलायक में लिए, मान के चलो ये सोना नहीं, ये क्या है? पित्तल। हम बना पित्तल नहीं है, तांबा ले ले रहे हैं। क्या है ये तांबा है। और इसमें हमने जस्ता मिला दिया। क्या मिला दिया? जस्ता। विलय के रूप में हमने क्या मिला दिया? जस्ता। अब ये ठोस था, ठोस में हम जस्ता मिलाए, अब विलय ने कौन सा बन गया? पीतल। ये क्या बन जाएगा? पीतल। तो इसमें हमने ठोस में मिलाया है ना, तो जिसमें भी विलायक ठोस होगा उसी को हम ठोस विलयन बोल देंगे। जिसमें विलायक द्रव होगा उसे द्रव विलयन बोल देंगे। जिसमें विलायक गैस होगा उसे गैसीय विलयन या गैस विलयन बोल देंगे। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, और सब कुछ इसी तरीके से आपको समझना है। बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठोस विलयन क्या है? जिसमें विलायक ठोस होगा तो वो क्या होगा? ठोस विलयन होगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं कि जैसे पीतल। पीतल क्या है? पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्रण, और जस्ता का क्या है? ये मिश्रण है। तो इससे क्या बनता है? तांबा। तांबा क्या है? ठोस है, और ठोस ये क्या है? विलायक है, और ये विलय है, यानी इसको हम इसमें मिलाए हैं ना तांबे में, तभी हमें पीतल मिला। तो ठोस में मिलाए हैं तो ठोस विलयन हो गया। अब द्रव की बात करें तो इसमें विलायक क्या होना चाहिए? इसमें विलायक द्रव होगा। विलायक क्या होगा? द्रव होगा। इसमें विलायक द्रव होगा।
इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल है जैसे हमने पानी में चीनी घोल दिया, गाना याद आ गया उससे, लेकिन आपको सुनना नहीं है। पानी में चीनी, तो इससे क्या मिल जाएगा, शरबत हमको मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक द्रव विलयन है। द्रव विलयन कैसे, क्योंकि इसमें जो विलायक है, हमने कहा था विलायक हमेशा, अगर पानी की अगर बात हो रही तो पानी विलायक ही रहेगा। तो पानी क्या है, द्रव है, द्रव इसमें विलायक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्रव विलयन हो जाएगा। अब गैस विलयन की बात करें तो इसमें विलायक क्या होगा, इसमें विलायक गैस होगा, गैस विलायक होगा भाई। इसमें सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए। इसमें विलायक क्या होगा, इसमें विलायक गैस होगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम सेट करें तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हवा, हवा कई गैसों का मिश्रण है, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत सी ऐसे गैसें वगैरह हैं जो अभी जो वायुमंडल में है वो फैली हुई, हम उसको क्या बोलते हैं, हवा या वायु बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, गैसीय विलयन। इसमें विलायक क्या है, विलायक क्या है, जो अधिक मात्रा में है वही विलायक है, जो अधिक मात्रा में जैसे नाइट्रोजन है तो वो क्या है, विलायक है। तो यही क्या हो जाएगा, गैसीय विलयन। बस इसमें आपको समझना क्या है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो ठोस विलयन होगा उसमें विलायक हमेशा ठोस होगा, जो द्रव विलयन होगा उसमें विलायक हमेशा द्रव होगा, जो गैसीय विलयन होगा उसमें विलायक हमेशा गैस होगा। यही आपको इतना समझना है, और एग्जाम में आ जाए तो यही आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा अभी तक पूछा ही नहीं गया है, तो इसमें बताने के लिए बहुत है, पर उतना हमें जानने की क्या ज़रूरत है, हमारे लिए हाथ से जितना ज़रूरी है हमें उतना बहुत सफिशिएंट है। और यही सब है, इसको बढ़ा चढ़ा कर हम बहुत से एग्जाम्पल इसमें लिख दें तो बोर्ड भर जाएगा, तो उतना हमें नहीं करना, हमें टू द पॉइंट समझते हुए चलना है, ताकि दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर भी ना बने और अच्छे से हम चैप्टर को क्लियर भी कर लें। अब समझते हैं दो विलयनों की सांद्रता के आधार पर विलयन को कितने तरीके से बांटा गया है। तो समपरासारी विलयन, अति परासारी विलयन और अल्प परासारी, अभी सब कुछ समझ में आएगा। पहले यहाँ पर तो मैं छोटे छोटे कंटेनर बना लेता हूँ, कंटेनर या आप कटोरा समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने बना लिया, इसमें मान के चलो विलयन है, कोई शरबत है या कुछ भी है, आप मान सकते हो दोनों में भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, क्योंकि जो बार बार आएगा कि सांद्रता, एक पॉइंट आएगा बार बार मैं बोलूँगा, सांद्रता, सांद्रता क्या है, क्योंकि इसमें अभी ये जरूरत पड़ेगी। तो ये शब्द समझ लेते हैं, सांद्रता क्या होता है, आगे भी हम समझ लेंगे, इसको लिखना भी है आपको। सांद्रता की अगर बात करें तो सांद्रता क्या होती है, जैसे हमने ये विलेन लिया है, शरबत है मान लेते हैं, तो विलेन है या शरबत है, तो इसमें दो चीज़ें मिनिमम तो होंगी ही होंगी, एक विलायक होगा और एक क्या होगा, विलेन, यानी जिसमें घोला गया पानी जैसे होगा, और क्या घोला गया है जैसे चीनी, वो होगा। तो दो चीज़ें इसमें होंगी। अब जैसे हमने पानी में जो चीनी घोल दी है, चीनी कितनी मात्रा में घोली है, अगर इसका हम पता लगा लें तो उसी को हम बोलते हैं सांद्रता। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि विलयन का गाढ़ापन, यानी जितनी ज़्यादा चीनी घोलेंगे उतनी ज़्यादा विलयन गाढ़ा होगा, तो उतनी ज़्यादा मात्रा में चीनी होगी, तो चीनी की मात्रा पता लग रही है, यानी सांद्रता हमें पता लग रही। तो सांद्रता क्या है, विलय की मात्रा का पता लगाना, विलय की मात्रा का अगर हम पता लगा लिए तो वही सांद्रता हो गई। उम्मीद करता हूँ सांद्रता आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आ रही तो इसे आप समझ लीजिए गाढ़ापन, क्या हो जाएगा ये, गाढ़ापन। ये क्या है, विलयन का गाढ़ापन है, जितना ही ज़्यादा विलयन गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी सांद्रता होगी, जितना ही कम होगा गाढ़ा उतना ही कम सांद्रता। बस आप ये समझिए। अब हम समझते हैं जो हमें समझना है, दो कंटेनर तो हमें ज़रूरत थी, तो वो तो हमारे पास है। अब मान के चलिए ये दो विलेन है, ये पहला विलेन है और ये दूसरा विलेन है। अब आ जाइए इस पे, लिखा है समपरासारी। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए, एक और टर्म आएगा परासरण दाब। परासरण दाब थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमें परासरण समझना पड़ेगा और परासरण दाब समझना पड़ेगा, और ये अलग से ही एक इसमें चैप्टर में टॉपिक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, इसे हम वहीं पर समझ लेंगे, अभी यहाँ पर हम लिख लेंगे, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी था कम शब्दों का था वो हम समझ लिए कि सांद्रता क्या है, और परासरण दाब जो है और परासरण वो अलग से ही टॉपिक है, उसे आगे हम समझ लेंगे, फॉर्मूला वगैरह सब निकलेगा। तो जैसे हमारे पास दो विलेन है, ठीक है, इसकी सांद्रता मान लेते हैं ए है और इसकी भी सांद्रता ए है, यानी दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर, यानी इनका गाढ़ापन क्या है, बराबर है। जहां पर इनकी सांद्रता या गाढ़ापन बराबर हो गया, या इनका परासरण दाब बराबर हो गया, तो ये कौन से विलयन हो जाएंगे, ये दोनों विलयन क्या कहलाएंगे, समपरासारी विलयन कहलाएंगे। तो इसकी परिभाषा यही बनेगी, ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिनकी सांद्रता समान होती है, यानी उनका गाढ़ापन समान होता है, सांद्रता समान
होती है। आप एक और यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेना, यहाँ पर क्या, परासरण दाब, परासरण दाब, और फिर आगे लिख लेना या सांद्रता। अब परासरण दाब क्या है मैं बता चुका हूँ कि ये अलग से टॉपिक है और लंबा टॉपिक है, तो इसको वहीं पर समझ लेंगे। यहाँ पर जो हमें समझना है उससे समझिए, नहीं तो बहुत खचरा हो जाएगा यहाँ पर। तो हमने जैसे दो विलेन लिए थे, दोनों विलेन की हमने सांद्रता मानी ए, इसकी भी ए, यानी दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर है, यानी परासरण दाब और सांद्रता दोनों बराबर है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये कौन सा विलेन है, समपरासारी विलेन है। तो समपरासारी समझ में आ गया, जिनमें दो विलेन होंगे और दोनों विलेन की सांद्रता क्या है, समान है, तो वो समपरासारी है। यानी सम यानी बराबर, परासारी यानी परासरण दाब उनका बराबर है। और अति परासारी, अब अति परासारी जैसे मान के चलो ये है एक विलेन, इसकी सांद्रता मान लेते हैं, अंकों में मान लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। इसकी सांद्रता मान लेते हैं 2 है, इसकी 3 है, इसकी सांद्रता 2 है, इसकी 3 है। अब ये समझिए ज्यादा किसकी है, अति यानी ज्यादा, बहुत, तो ज्यादा किसकी है, दूसरे विलेन की। तो ये जो दूसरा विलेन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, अति परासारी विलेन। जिसकी सांद्रता ज्यादा उसे अति परासारी, और जिसकी सांद्रता कम है यानी जिसकी 2 है तो इसे हम क्या बोल देंगे, अल्प परासारी। इतना ही आसान है इसे समझना कि भैया ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझने का थोड़ा प्रयास करना है, सबको समझ में आएगा। समपरासारी में हमने देखा था कि दोनों विलेनों की अगर सांद्रता समान है तो क्या है, समपरासारी। अति परासारी में क्या होगा, जिस विलेन की सांद्रता अधिक है उसे अति परासारी, और जिस विलेन की सांद्रता कम है उसे अल्प परासारी विलेन कहते हैं। अब लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से, मैं बता दिया कि जिस विलेन की सांद्रता या परासरण दाब अधिक होगा, सांद्रता या परासरण दाब सेम टू सेम ऐसे लिख लेना है आपको एक लाइन में, कि अति परासारी में क्या, ऐसे दो विलेन जिनमें से किसी एक विलेन की सांद्रता या परासरण दाब अधिक है तो उस विलेन को अति परासारी विलेन कहेंगे। अल्प जो परासारी विलेन होगा उसमें क्या होगा, दो विलेनों में से जिसकी सांद्रता कम या परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासारी विलेन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमें समझना है विलायक के आधार पर और विलय के आधार पर, उनको समझ लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो लंबी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए, ताकि हम 2-3 वीडियो में ही इस चैप्टर को समाप्त कर सकें। इससे न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और थ्योरी में जो 2-3 टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। पीडीएफ के जरिए आप उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं विलायक की मात्रा के आधार पर सांद्र विलेन और तन विलेन। अब सांद्रता हम समझ चुके हैं, सांद्रता यानी गाढ़ापन उसका, उसी के आधार पर थोड़ा सा यहाँ पर समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सांद्र विलेन क्या होता है, तन विलेन क्या होता है। तो सांद्र विलेन की अगर हम बात करें, जैसे हमने ये एक लिया भाई कंटेनर और इसमें घोल दिया क्या, शरबत, ये यहाँ तक हमने इसमें शरबत भरा हुआ है, यानी विलेन भरा हुआ है। अब शरबत मान लेते हैं ये बहुत ज़्यादा मीठा है, क्या है, बहुत मीठा शरबत है। तो मीठा कैसे होगा, यानी हमने चीनी की मात्रा बहुत कर दी, चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा कर दी है, इसलिए ये क्या हो गया, मीठा हो गया। एक दूसरा हम छोटा सा कंटेनर ले लेते हैं, इसमें हम क्या मान लेते हैं कि ये जो विलेन है ये हल्का मीठा है, बहुत हल्का मीठा है, ठीक है, ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत कम मात्रा में इसमें हमने चीनी घोल दी है, तो ये बहुत हल्का विलेन है। तो अब यहीं से आपको समझिए, इस ये जो हमने बहुत ज़्यादा मीठा विलेन बनाया है इसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, और ये गाढ़ा ज़्यादा होगा, यानी इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, सांद्रता यानी गाढ़ापन उसका ज़्यादा होगा, मीठा है तो चीनी ज़्यादा और इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। तो जिसमें भी विलय की मात्रा ज़्यादा होगी, विलय की मात्रा ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, मान के चलो इसमें विलायक है 100 ml, विलायक यानी जिसमें घोला गया है 100 ml, और चीनी हमने डाल दी है इससे ज़्यादा मात्रा में, मान के चलो डाल दी है 150 ग्राम चीनी, 150 ग्राम चीनी हमने इसमें डाल दी है। तो ये 100 ml है और इसमें हमने डाला चीनी कितना है, 150 ग्राम, यानी चीनी की मात्रा विलायक की मात्रा से ज़्यादा है। तो जब भी विलायक की मात्रा से विलय की मात्रा, यानी चीनी जो है वो विलय है, विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से अगर ज़्यादा है तो उसी को हम बोलेंगे सांद्र विलयन। सांद्र यानी गाढ़ा विलयन, बस कुछ नहीं है, बस यही समझना है कि जिसमें विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से कम हो या विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से ज़्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। तो इसमें हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से कम होती है, विलय की मात्रा से
कम होती है। तो ये कौन सा होगा, होती है, तो ये होगा गाढ़ा, गाढ़ा विलयन। जैसे ये है, ये क्या है, एक गाढ़ा विलयन है, तभी तो ये ज्यादा मीठा है। और ये पतला विलयन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तन विलयन हो जाएगा। तो विलायक की मात्रा विलय की मात्रा से कम है, यानी विलायक जो है वो कम है। जैसे हमने पानी लिया, पानी थोड़ा सा ले लिया, 1 गिलास पानी ले, उसमें 1 किलो चीनी डाल दिए, तो भैया मीठा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, विलायक की मात्रा जब भी कम हो विलय की मात्रा से, तो उसे हम सांद्र विलयन या गाढ़ा विलयन भी बोल सकते हैं। तन विलयन की अगर हम बात करें, तन विलयन को सिंपल सी भाषा में हम बोलते हैं पतला विलयन, यानी विलय की मात्रा इसमें कम होगी विलायक की मात्रा से। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आप परिभाषा वहीं बनाकर लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ तो आ ही रहा होगा, तो आप खुद से भी थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें, नहीं तो मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में बारीकी से आया होगा कि भाई सांद्र विलयन क्या है, विलायक की मात्रा के आधार पर सांद्र विलयन क्या है। सांद्र विलयन यानी गाढ़ा विलयन, गाढ़ा तभी होगा जब विलय की मात्रा यानी जिसको घोला जा रहा है उसकी मात्रा अधिक होगी। तन विलयन यानी पतला विलयन, पतला तभी होगा जब जिसको घोला जा रहा है यानी उसकी मात्रा कम हो, तो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलय की मात्रा कम, तो वो तन विलयन होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं विलय के आधार पर विलयन को कितने तरीकों से बांटा गया है। अब समझते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पर संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है और अति संतृप्त विलयन क्या है। ध्यानपूर्वक समझिए कि संतृप्त विलयन की अगर बात करें तो इसमें ध्यानपूर्वक ये समझिए, जैसे हम एक कंटेनर फिर ले लेते हैं, बार बार कंटेनर की जरूरत पड़ती है, कभी एक मंगा ही लेते हैं परमानेंटली। अभी ध्यानपूर्वक, जैसे एक मान के चलो ये शरबत हमने घोला है, इसमें शरबत घोला है। अब जैसे हम नॉर्मली एक तापमान है, यानी तापमान बढ़ नहीं रहा है, तापमान को ध्यान में रखना है। यहाँ पर संतृप्त विलयन के लिए तापमान बहुत जरूरी है, यानी गर्म हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसे घोल रहे हैं चीनी, जैसे शरबत बनाते हैं गर्म करके, तो कभी बनाते नहीं शरबत, ऐसे हम घोल रहे हैं चीनी। तो एक समय ऐसा आता है कि चीनी इसमें घुलना बंद हो जाती है, यानी घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं, फिर एक समय ऐसा आया कि चीनी इसमें घुलना बंद हो गई, तो ये क्या होगा, हो जाएगा संतृप्त विलयन हो जाएगा, यानी इसकी आत्मा तृप्त हो गई, यानी संतृप्त विलयन हो गया। तो संतृप्त विलयन क्या है, अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें निश्चित ताप पर, तापमान कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित ताप पर और अधिक, यानी और ज्यादा हम अगर घोलना चाहें, घोलते घोलते घोल ही दिए हैं बहुत ज्यादा, फिर भी जबरदस्ती घोल रहे हैं, फिर घोलना बंद हो जाएगा। तो और अधिक विलय की मात्रा ना घुल सके, ना घुल सके, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। यानी हमने घोलते 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 इतनी चीनी घोल दी कि एक समय ऐसा आ गया कि इसमें अब और चीनी घुल ही नहीं रही है, और चीनी घुल ही नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन हो जाएगा। और इसमें तापमान कैसा है, निश्चित तापमान है, यानी हम 40 डिग्री तापमान है यहाँ पर, तो 40 डिग्री तापमान ही रख रहे हैं, उससे ज़्यादा तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ाने से घुल जाएगा और भी, लेकिन तापमान यहाँ पर निश्चित है, ये ध्यान रखना है। जब भी परिभाषा में आप लिखेंगे तो ये निश्चित तापमान लिखना भी है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसमें क्या है, असंतृप्त विलयन की अगर बात करें, असंतृप्त विलयन मान के चलो ये जो विलयन है, इसमें हमने 4 लोटा पानी डाल दिया और मुट्ठी भर चीनी डाल दी, तो ये मुट्ठी भर चीनी 4 लोटा पानी में डालोगे तो क्या ही होगा, अभी तो इसमें और चीनी आ जाएगी, और ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। तो जब ऐसा विलयन हो जिसमें हम और ज़्यादा घोल सकते हैं, यानी और ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, तो उसे ही हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। तो परिभाषा में हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो ये इसमें और अधिक मात्रा जब घोली जा सकती है तो ये कौन सा विलयन होगा, असंतृप्त विलयन, यानी इसकी आत्मा अभी तृप्त नहीं हुई है, इसलिए क्या है, असंतृप्त विलयन है। तो इसमें हम और ज्यादा घोल देंगे तो फिर घोलते अगर चल जाएंगे तो फिर ये संतृप्त हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा चीनी घोल देंगे। तो संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब ये एक यहाँ पर है अति संतृप्त, यानी संतृप्त तो है ही, संतृप्त यानी उसमें अब चीनी घुलना बंद हो गई, फिर भी उसमें जबरदस्ती हम चीनी घोल रहे हैं, यानी एक ऐसा जो हम कंटेनर अभी लिए थे, इसमें हम चीनी घोल रहे हैं, घोलते जा रहे हैं घोलते जा रहे हैं, तापमान निश्चित है,
तापमान बढ़ नहीं रहा है ना घट रहा है, निश्चित तापमान पर हम चीनी घोलते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आ गया कि चीनी घुलना बंद हो गई, यानी ये संतृप्त विलयन हो गया। फिर भी हम सोच रहे हैं कि भैया हमारे पास थोड़ी सी चीनी बची है, उसको और घोल दें। अब वो घुल नहीं रही है, तो अब यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि भैया इस कंटेनर को क्या कर दें, अगर हम गर्म कर दें, इस कंटेनर को क्या कर दें, गर्म कर दें, तो गर्म करने से इसमें और ज़्यादा चीनी घुल जाएगी, यानी तापमान बढ़ाने से इसमें विलय की मात्रा और बढ़ गई। तो ये कौन सा विलयन हो गया, अति संतृप्त विलयन हो गया। यानी संतृप्त तो था ही, लेकिन फिर भी जबरदस्ती गर्म करके उसमें और ज़्यादा चीनी घोल दी, तो वो हो गया अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या है कि भैया इसमें तापमान बढ़ाने से, इसमें तापमान बढ़ाने पर विलय की मात्रा और घोल देते हैं, विलय की मात्रा और घोली जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं, अगर हो सकता है नीचे ना दिखे, घोली, विलय की मात्रा और घोली जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि देखिए ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, बस समझना है। एक बार डिटेल से मैं बता ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ कि कौन क्या है। संतृप्त में क्या था, हमने चीनी ऐसे नॉर्मल तापमान पर न घट रहा है न बढ़ रहा है, घुलते जा रहे हैं घुलते जा रहे हैं, और एक ऐसा समय आ गया यानी घुलते घुलते चीनी घुलना ही बंद हो गई, तो संतृप्त विलयन हो गया। अब असंतृप्त विलयन की बात करें तो भैया हमने जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, ड्रम भर पानी ले लिया, उसमें बाल्टी भर चीनी डाल दी, तो बाल्टी भर चीनी में क्या होगा भाई, अभी तो उसमें और ज़्यादा चीनी घोल सकते हैं। तो वैसे ही जिसमें ज़्यादा चीनी और यानी विलय की मात्रा और घोली जा सकती है, उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन की बात करें, अति संतृप्त में क्या था, हमने संतृप्त विलयन लिया, यानी चीनी उसमें घुलना बंद हो चुकी है, तापमान निश्चित था तो चीनी नहीं घुल रही है, लेकिन हम क्या किए, उसमें जबरदस्ती चीनी घोलना है भैया हमको, तो घोलना ही है, तो हम उसको गर्म कर दिए। गर्म करने से उसमें और ज़्यादा चीनी या और ज़्यादा विलय की मात्रा घुल गई, तो वो हो गया अति संतृप्त विलयन। तो इसमें जो हम अति संतृप्त में ध्यान रखना है, यहाँ पर जो हम विलयन लेंगे वो संतृप्त विलयन रहेगा, यानी उसमें पहले से अगर निश्चित तापमान पर घोलें तो और ज़्यादा विलय की मात्रा नहीं घुलेगी। तो यानी संतृप्त विलयन को हम गर्म करेंगे, फिर उसमें विलय की मात्रा बढ़ाएंगे, तो वो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। या आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जलेबी आपने बनाते हुए देखा होगा, तो उसको गर्म क्यों करते हैं, जो उसकी चाशनी होती है जिसमें जलाव उसे बोलते हैं, तो उसको गर्म इसलिए ही करते हैं ताकि उसमें और ज़्यादा चीनी यानी उसमें और ज़्यादा मीठापन लाया जा सके, विलय की मात्रा घोली जा सके। इसीलिए रसगुल्ले की आप देख सकते हैं चाशनी गर्म करके ही उसे बनाते हैं, अन्यथा ऐसे नॉर्मल तापमान पर घोलें तो वो केवल कहाँ तक जाएगा, संतृप्त विलयन तक ही जाएगा, यानी वो हल्का मीठा होगा। और अति संतृप्त बनाना है, वो जो विलयन बनाते हैं वो लोग, चाशनी बनाते हैं, वो अति संतृप्त विलयन ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा कि भाई प्रकार जो विलयन के हैं वो 4 तरीके से देखे, कि विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा 2 विलयनों की सांद्रता के आधार पर, तीसरा विलय के आधार पर, विलायक के आधार पर, चौथा देख लिए। तो ये सब हम देख लिए कि भाई विलयन के प्रकार इसी तरीके से हैं। अब हम थोड़ा सा सांद्रता बार बार आ रहा है, और सांद्रता ज्ञात करना ये थोड़ा समझ लेते हैं, इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। बाकी मैं आगे अगली वीडियो में करा दूंगा, हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो और आप भी बोरिंग फील कर रहे होंगे। बोरिंग वैसे है नहीं इसमें, अगर आप समझने लायक हैं, आप चाहते हैं एग्जाम में मेरा अच्छा स्कोर है, तो कुछ भी बोरिंग नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम समझते हैं कि इसकी सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता यानी उसका गाढ़ापन है, भाई पता कैसे करेंगे कि कितना गाढ़ा है। तो इसके लिए हमें बहुत से तरीके, 6-7 तरीके हैं, वो सब तरीके से देखते हैं, और उसमें से 2-3 तरीके ऐसे हैं जो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं, यानी उन पे न्यूमेरिकल अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर से, जो पहला चैप्टर है, इससे 2-3 नियम और नियम से जो फॉर्मूले बनते हैं उन पर ही न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी आपको थ्योरी बहुत कम ही मिलेगी, पर थ्योरी आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको चैप्टर की पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। अब चलिए समझते हैं सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि सांद्रता जो विलयन की होती है उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते हैं। दो तरीके बताऊंगा, इसके हैं तो 6-7 तरीके, लेकिन आपको जो याद रखने हैं 2-3 तरीके, लिखने सभी हैं, पढ़ने सभी हैं, ज़्यादा दिन पर फोकस करना है वो समझ लेना है यहीं पर। कि विलयन की सांद्रता तो मैं बता ही दिया हूँ, एक बार फिर से अगर हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास विलयन है, ये विलयन में हम कितनी मात्रा में विलय को घोल रखे हैं, जितना ही ज़्यादा विलय होगा उतना ही ज़्यादा वो गाढ़ा होगा, तो गाढ़ापन ही तो सांद्रता है, यानी सांद्रता क्या है, उसका गाढ़ापन।
तो गाढ़ापन को आप पता लगाने के लिए, यानी गाढ़ापन अगर हम पता लगा लें तो यही तो पता लगाएंगे कि कितनी चीनी घोली गई, कितना नमक घोला गया है, कितना क्या डाला गया है इसमें, तभी तो हम पता लगाएंगे कि वो कितना गाढ़ा होगा। तो वही गाढ़ापन का पता लगाने के लिए हमारे पास 6-7 तरीके हैं, यानी सांद्रता का पता लगाने के लिए हमारे पास 6-7 तरीके हैं। तो 6-7 तरीके जो हैं उनका फॉर्मेटिंग एक बार चार्ट बना लेते हैं, फिर इसके आगे डिटेल से अगली वीडियो में हम समझ लेंगे। तो चार्ट अभी आपको एज इट इज बना लेना है। तो अगर सांद्रता तो हम समझ ही लिए हैं कि विलयन का गाढ़ापन क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। तो पहला अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। ये W/W% जो लिख रहा हूँ इसे द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ते हैं। इसको हम जब अगली वीडियो में हम समझेंगे इसके बारे में डिटेल से, तो सब कुछ वहाँ पर समझ में आ जाएगा। अभी आप चार्ट बनाने का प्रयास करिए। दूसरा जो हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये दूसरा हो जाएगा। यानी ये तरीके हैं ज्ञात करने की सांद्रता, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा हो जाएगा आयतन प्रतिशत। इन सब के फॉर्मूले हैं और इनमें से कई के यूनिट हैं, तो फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जिस पर ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको वो याद रखना है, बाकी लिखने सभी हैं। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा ppm, यानी पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। तो ये चौथा तरीका हो गया। अब पांचवें तरीके की अगर बात करें तो पांचवा तरीका हो जाएगा मोलरता। अब यहीं से आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो चालू हो जाएंगे, मोलरता। फिर उसके बाद में छठे की बात करें तो एक हो जाएगा मोललता। इसमें रा है और इसमें ला है, फर्क इतने का ही है, लेकिन पूरा क्वेश्चन यहाँ से बदल जाएगा कि मोलरता क्या है, मोललता क्या है। तो ये ध्यानपूर्वक आपको समझना है। अगला है मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल अंश। तो ये अगला तरीका है ज्ञात करने का सांद्रता को। और जो सातवां तरीका है उसमें है नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलता। तो ये कुल 7 तरीके से हम जो विलयन की सांद्रता है उसका पता लगा सकते हैं। तो ये 7 तरीके हैं। अब सातों तरीकों का आपको चार्ट ऐसे ही तरीके से बना लेना है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। तो ये 7 तरीके हैं विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, और सबके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। और इसके न्यूमेरिकल भी बिल्कुल आसान भाषा में कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो मैं बताया हूँ वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही मैं आगे भी इस चैप्टर को कराने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आपको कराऊंगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम क्या प्रोवाइड कराएंगे आपको, क्योंकि यहाँ तक अब आ ही गए हैं तो आप कुछ तो न कुछ सोचे होंगे कि अब यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, मैं इस चैनल में डेली क्लासेस लूँगा, यानी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी आधा 1 घंटे की, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, ये सब कुछ आपको मिलेगा। फिर इसके साथ में आपको मिलेगी फ्री में PDF, सभी चैप्टर की PDF मिलेगी। PDF के साथ उन्हीं में पूरे चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो भी उसी चैप्टर के PDF में ही मिल जाएंगे। तो यानी PDF मिलेगी, वो PDF ऐसी मिलेगी जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, यानी उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आसान भाषा में मिलेगी। फिर साथ में ही आपके लिए MCQs का, MCQ जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चन हमें ऐसा तो है नहीं भैया 50 रट लिए हो जाएगा उतने में। MCQ का पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत भारी है, उसमें क्या बनाकर न्यूमेरिकल बदल दिया। तो MCQ वगैरह के लिए हम क्या रखेंगे, मॉक टेस्ट रखा करेंगे। मॉक टेस्ट रहेगा और वो आपके लिए रहेगा बिल्कुल फ्री में, यानी ये सब कुछ तो फ्री में है, 1 भी रुपया आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, फ्री PDFs मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको MCQ का मिलेगा, वो भी वेबसाइट पर, जो मैंने खुद से वेबसाइट बनाई है। इतनी प्रोफेशनल नहीं है कि भैया बहुत ही लेवल की है, बिल्कुल फ्री में है। तो जिस तरीके से मैं ऐसा ना वेबसाइट क्रिएटर हूँ, ना मैं कोई PDF मेकर हूँ जो एकदम अलग ही लेवल की आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि भैया लो भौकाल काट दिया, लेकिन आपको वो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, PDFs मिलेंगी, MCQs मिलेंगे, और साथ में चैप्टर खत्म होते ही उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। संपूर्ण तैयारी रहेगी आपकी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ। टेलीग्राम के लिए आपको, टेलीग्राम अगर आपके में है तो वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है
BRGK बाई विपिन। वहाँ पर सर्च करेंगे, जो हमारा यूट्यूब चैनल के जैसा लोगो है उसी लोगो से आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन होकर, क्योंकि पीडीएफ्स वगैरह जो भी रहेंगी वो सब आपको वहीं पर मिलेगी। यहाँ पर मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता, लिंक दे सकता हूँ, फिर भी आपको डाउनलोड करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। तो आपको टेलीग्राम में अभी से जुड़ जाना है, और आपको जब अभी से पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि 1-2 महीने पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो 1-2 महीने में भैया कुछ नहीं होता है, रियलिटी है। अगर पढ़ना है तो शुरुआत से ही लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।